आयोनाइजेशन एनर्जी टुडे। तो नोट्स उसके बाद है, जो पेज भेजे हैं मैंने उसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और आईपी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसके डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम amount of energy needed to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom to form gaseous cation। मतलब लिखा हुआ डेफिनेशन देख लो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालना है, फ्रॉम व्हाट? आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। आइसोलेटेड मतलब उसको अलग करो, जैसे सोडियम तुम मिल गया तो बहुत सारे सोडियम एटम है, उसको एक एटम को इमेजिन करो तुमने बाहर किया, एक ही एटम चाहिए। आयरन का रॉड है तो एक आयरन का एटम बाहर करो, आइसोलेट कर दिया तुमने तो वो गैसियस ही होगा, आइसोलेटेड गैसियस होगा ना। और वो न्यूट्रल जो एटम है उसमें ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसको हटाने के लिए मोस्ट लूजली बाउंडेड यही है ना, अब ये ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ये नहीं कि 3s1 से जंप करके 4s1 में आया है, तो एक्साइटेड स्टेट में वो नहीं। एटम किस स्टेट में होना चाहिए? ग्राउंड स्टेट में, जैसे ऑपर प्रिंसिपल से फिल करते हो। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाना, जैसे हाइड्रोजन कहाँ पे होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? इधर फर्स्ट सेल में होता है, और पहले ही से जंप करके यहाँ पहुंचा हुआ, तो इससे निकालने वाले को हम लोग नहीं बोलते आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तो सेपरेशन एनर्जी कहलाता है। वो भी जरूरी नहीं है इसको याद करना। आयोनाइजेशन एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट है उससे निकालना। हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट क्या है? 1s1 ना। ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें रहे तो एक्साइटेड स्टेट नहीं, एक्साइटेड स्टेट में तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट कहीं भी, वहां से निकाल सकते हो। वो नहीं लेना हम लोग को। इलेक्ट्रॉन कहां से लेना है? आइसोलेटेड गैसियस एटम है ना, इन इट्स ग्राउंड स्टेट। नोट्स में देखो डेफिनेशन दिया हुआ ग्राउंड स्टेट, राइट। उसको हटाओगे तो क्या बनेगा? गैसियस कैटायन बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल लिखा है ना मैंने, जैसे नोट्स में लिखा हुआ है इस तरह से। ये आइसोलेटेड एक एटम हो गया, अब इसके आसपास कोई और एटम नहीं है, ऐसे फोटोन आएगा स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर ले गया, यही है ना, इंफिनिटी पे लेके गया उसको। तो हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? यू नो दिस डेटा फ्रॉम द बोस थियरी। व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन? हाँ चल, करेक्ट है। आई थिंक कि 20 में एक आंसर करेक्ट आ रहा था, कैसे होगा? मीट मार्क्स भी नहीं मिलेंगे जो तुम लिख रहे हो। आयुष नीड सम करेक्शन। योर आंसर इज क्लोज बट इट नीड टू बी करेक्टेड। यस शुभम, करेक्ट। Has is okay. Ayush is also okay. Four answers correct till now. Four of you have given the correct answer. Ayush, Vignesh, yes, correct. हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम ले लोगे तो, है ना, हाइड्रोजन का एक एटम ले लो तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 है, तो तुम 13.6 दे दो तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ये तुम्हें याद होगा लेवल, यहाँ पे कितना होता है? -13.6। इससे आगे जाओगे तो -3.4। इन्फिनिटी पे एनर्जी कितना होता है? 0।
तो 13.6 दो तो बाहर आ जाएगा। यही था ना कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड इज 13.6। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक एटम के लिए। और उसको पर मोल बताना रहता तो एग्जाम्पल, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम को 13.6 देना पड़ेगा ना, एक मोल के लिए अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करो। ओके, नाउ इफ यू गो फॉर, कहीं पे लिखा है आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट आई की बात कर रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी कहीं लिखा हुआ है मींस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब व्हाट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी इस चैप्टर का मेन पार्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे। एक बार देखो क्या क्या दिया हुआ, एम गैस है, एम प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसको बाहर करने के लिए जो एनर्जी होगा वो I1 होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। फिर एम प्लस गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो I2। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं। वैसे तुम्हें पढ़ना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रेडियस, है ना, बाकी ट्रेंड वगैरह जो पहले पढ़ा था वो सब। बट आउट ऑफ ऑल जो टॉपिक आज हम लोग कर रहे हैं यही बात तक इससे क्वेश्चन आएंगे। वैसे इसका यूज इसी टॉपिक में है, इसी चैप्टर में। इसके बाद हमेशा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ही यूज होगा, पूरे पूरे केमिकल बॉन्डिंग में, पूरे इनऑर्गेनिक में, पूरे ऑर्गेनिक में। और उसमें कोई वेरिएशन भी नहीं है, सिंपली एक डेटा का यूज होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे चल रहे हैं। M2 प्लस गैस का I3, आज सबसे इंटरेस्टिंग क्या है तुम्हारा, ये प्लस इलेक्ट्रॉन, यही हुआ ना। M2 प्लस गैस I3 हो गया था, M गैस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो M प्लस गैस और इलेक्ट्रॉन बन गया। इसको बोलेंगे I1, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। I2 is called second ionization एनर्जी। I3 को क्या बोलोगे? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से जो पहला इलेक्ट्रॉन तुमने निकाला, एल्यूमिनियम क्या होता है 3s2 3p1, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे मतलब Al प्लस बन चुका है, Al प्लस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम से I1 दोगे तो ये 3s2 3p1 है ना, ये किसमें आ जाएगा तुम्हारा Al प्लस में। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3s2। अब इससे एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा, और एनर्जी दोगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर आया, इसको बोलोगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये 3s1 बन चुका है। इसके बाद और एनर्जी दोगे तो क्या होगा, तीसरा भी बाहर आएगा, वो होगा Al3 प्लस। ठीक है, इसके बाद इनर्ट गैस बन जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता, आएगा बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। ऐसे तो सब इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो बट उतनी एनर्जी देना हम लोग के लिए फिजिबल नहीं होता। बट इन जनरल कंडीशन तो मैं 3 बाहर आ गया। देख लो, पहला क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? टेल मी यस और नो।
ओके, यस, एंड ऑलमोस्ट 10 ऑफ यू हैव एग्रीड कि क्लियर है। ठीक है, रेस्ट लोगों ने कुछ बोला नहीं है, तो नो कमेंट मतलब मैं मान के चलता हूँ कि क्लियर है। I1 I2 I3, अब बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा। ओके, गुड, 11-20 ऑफ यू। हाँ, I3 में ज्यादा लगेगा, क्यों? आप प्रतिम बताओ, बोलो सर क्या क्योंकि डाउट है। I3 का पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसकी वजह से टोटल अट्रैक्टिव फोर्स ऑन पर इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन बढ़ जाता है। तो करेक्ट, उसकी वजह से उसको अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा। राइट, करेक्ट एक्सपेंशन। व्हाट इज देयर कि I3 इज ग्रेटर, क्योंकि एल्यूमिनियम न्यूट्रल था तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया। अब ये अब ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो ये अट्रैक्ट करेगा ना, बाहर नहीं जाने देगा। अब ये 2+ चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रॉन तक खींच के ले जाना इम्पॉसिबल है, वो और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ऐसे होता जाता है, तो जितना ज्यादा वो चार्ज बढ़ते गया उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ते चला जाएगा। तो इसका डेटा क्या होगा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। तो ये पूछते रहते ये पॉइंट, तुम्हें उस समय भी डाउट आएगा, देखना उस समय तुम भूल जाओगे अच्छा ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये याद रखना, जितना पॉजिटिव चार्ज होते जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने सर्वे कैसे जाने देगा, बढ़ते चला जाएगा। I1 I3 I4 जितना भी रहेगा, I5 वगैरह इस तरह से। क्लियर। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वहां पे लिखा हुआ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, नोट्स में लिखा हुआ, बिकॉज दे इंक्रीज जेड इफेक्टिव। है ना, अब वो स्टेबल बना नहीं स्टेबल बना वो मैटर नहीं, मैटर ये कि उसको पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जाने नहीं देगा। उसके बाद डेफिनेशन दिया हुआ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, यही है ना। क्या हो गया, जैसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या लिख सकते हो, I2 लिखा हुआ है ना, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। वो क्या डेफिनेशन हो गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस कैटायन, मतलब वो Al+ बन चुका है तब निकालना है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al+ लिख सकते हो। ये लिख सकते हो ना, जैसे मेटल हो गया M+ गैस, आगे M2+ गैस, इसको लिख सकते हो तुम IE2 ऑफ M गैस, है ना, M गैस का दूसरा। और यू कैन राइट आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ M+ गैस। M+ गैस के लिए तो पहला ही आयोनाइजेशन एनर्जी है, और ये है I1 ऑफ M गैस। मतलब I2 ऑफ Al एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब दूसरा निकालना है, तो उसको बोलते हैं I2। I2 ऑफ एल्यूमिनियम मतलब पहले Al+ बन गया, उसके बाद उसके Al2+ बनाना है। क्लियर हो गया ये। ओके, हाँ सबका क्लियर है। तो I3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, M2+ गैस से जब ये बनना है क्या, M3+ गैस, तो इसको क्या लिखे हम लोग, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी I3 ऑफ व्हाट, तीसरा निकाले रहे हो M गैस से ना, Al2+ से Al3+ जाए, या Si2+ से Si3+ जाए, कोई भी एलिमेंट हो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, B2+ से B3+ जाए, तो वो आयोनाइजेशन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M गैस है, मतलब M गैस से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लो। और क्या लिख सकते हैं इसको, IE2 ऑफ M+ गैस ना, जो Al+ गैस से उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल ले हम लोग, उसका सॉरी M+ गैस से पहला निकालोगे तो क्या बन गया, M2+ गैस। हाँ समझ में आ रहा है, तभी लिख रहे हो तुम लोगों के। और इसको क्या लिख सकते हो, I1
इसके लिए तो पहला ही है, M2+ गैस लिया, उससे पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसके लिए तो I1 ही है ना। ये पॉइंट समझ लो, इसमें कोई डाउट है किसी को? No doubt, clear. Okay, good. So now we can go for the periodic trend. सबको क्लियर है? गुड. सो पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें, मतलब पीरियड में क्या होगा, तभी बता देता हूं. इन द पीरियड कोई भी फैक्टर होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीजेस, जिसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा. आयोनाइजेशन एनर्जी तीन फैक्टर पढ़ोगे तुम. कौन कौन सा? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये तीनों पढ़ेंगे और तीनों के तीनों इंक्रीज होंगे. और इधर ये तीनों डिक्रीज होंगे. कौन सा? आई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये ऑल थ्री विल डिक्रीज. इन द पीरियड ऑल इंक्रीजेस, इन द ग्रुप ऑल डिक्रीजेस. पहले तो ये याद कर लो, ये जनरल ट्रेंड. अब इसमें एक्सेप्शंस क्या है? विथ फ्यू एक्सेप्शंस. तो ये नहीं पूछेगा, पूछता तो आईटी मतलब एक्सेप्शंस ओनली. कलेक्शन ऑफ एक्सेप्शंस कैसे है? कलेक्शन ऑफ वो क्वेश्चन कौन से हैं जो किसी से नहीं हो रहे हैं, वही पूछेंगे वो. ओके, तो इसकी बात करें हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड की, तो अक्रॉस द पीरियड देखो क्या लिखा हुआ है. Across the period, in moving left to right across the period, I gradually increases due to increase in Z effective on the valence shell of the element, but with the some irregularities. ये है ना, कुछ irregular होके ऐसा रहेगा. Due to stable configuration, यही रहेगा ना. अब irregular क्या हो गया वो देखो. तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक ट्रेंड आना ही आना है. I1 और I2, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं. LIBE BCNOF इधर इंक्रीज हो रहा है. क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन तो सेकंड सेल में ही है, बट प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है. साइज तो वही पे है, सबका साइज वही है ना. साइज उल्टे डिक्रीज हो रहा है इधर आने पे. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द पीरियड इंक्रीज है. जितना तो क्लियर है. ऑक्सीजन में देखोगे तो 8 प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन यहीं पे था 2p4. और इस पे जाओगे तो 9 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थोड़ा क्लोज आ चुका है 2p5. तो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं जाएगा ना, जो दूर होगा वो आराम से बाहर जाता है. यही था ना. इन द पीरियड जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो ये बढ़ते जाएगा. ये मैंने लिखा कि ये बढ़ रहा है. 2p3, 2p4, 2p5, 2p5. बट इसमें एक चीज रॉन्ग हो जाता है. ये 2s जो होता है कंप्लीटली फिल्ड सबसेल है. कंप्लीटली फिल्ड सबसेल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. आईडी में बार बार आया हुआ. और ये क्या? हाफ फिल्ड है. हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड का क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगा. नियॉन का तो और ज्यादा होगा, वो 2p6 है, सब फिल्ड है. तो ये दोनों का क्या होगा? हाफ फिल्ड सब शेल. इसका मीनिंग क्लियर है ना. कंप्लीटली फिल्ड सब शेल क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल हो गया कंप्लीटली फिल्ड सब शेल का. पीरियोडिक वहां बताया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में. कंप्लीटली फिल्ड सब शेल मीन्स एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14. ये सब ज्यादा स्टेबल होता है. क्यों स्टेबल होता था? इसका रीजन था सिमेट्री एज वेल एज एक्सचेंज एनर्जी. एंड हाफ फिल्ड सब सेल कौन सा हो गया जो स्टेबल होगा? S1 नहीं है, हाईली अनस्टेबल है. P3, D5, F7. S1 क्यों नहीं लेते हो? ये एक्सचेंज एनर्जी था. तुम्हें याद होगा तो ये जैसे 3 है तो ये तीनों एक्सचेंज करते थे. ये इसके साथ, ये के साथ, ये इसके साथ, तो स्टेबिलिटी आती थी. अब अकेला पड़ा हुआ S1 तो वो किससे एक्सचेंज करे? ये तीनों सिमेट्रिकल दिखते थे. एक का क्या सिमेट्री? एक ही है ना. तो इसमें तो सिमेट्रिकल वाली भी बात नहीं है. और ये तुरंत आयोनाइज होता है, इसलिए अल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव है. स्टेबल नहीं होता, हाईली रिएक्टिव होता है. तो ये मोर स्टेबल होते हैं. तो जब मोर स्टेबल होंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ये बेरिलियम गोज आफ्टर बोरॉन एंड नाइट्रोजन गोज आफ्टर ऑक्सीजन.
मतलब बढ़ेगा, जस्ट एक आ जाएगा। ऑर्डर क्या आ जाएगा, ग्रुप 1, उससे ज्यादा क्या हो गया ग्रुप 13, तब आएगा ग्रुप 2। एक एक्सेप्शन यहाँ पे, फिर ग्रुप 14, फिर यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया ग्रुप 16, तब ग्रुप 15, देन ग्रुप 17, फ्लोरीन से तो निकालना इम्पॉसिबल सा है, देन ग्रुप 18। मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, Li, देन बी, देन बेरिलियम, और कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये हो गया I1 का ऑर्डर। एक्सेप्शन कौन सा था, बेरिलियम, बोरॉन के आ गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे आ गया, यही हुआ ना। इसका एक रीजन और था, ये क्लोजर टू न्यूक्लियस है, क्लोजर टू न्यूक्लियस है तो क्या होगा, बेरिलियम से जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, यही है ना। I1 की हम लोगों ने बात किया तो इस तरह से आ जाएगा, Li, B, देन क्या होगा, CONF, ऐसे हो गया ना। अब इसी में पूरा ऑर्डर दिया हुआ अपने बुक में, बुक में देखो, वो हाँ इसको ऐसे भी लिखा रहता है बुक में, LIBE, बी दोनों से बड़ा है, किससे, बोरॉन से भी और इससे भी, और इन सबसे बड़ा कार्बन है, तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, तो इससे कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। मैंने बेरिलियम को दिखा दिया कि लिथियम से भी बड़ा है और बोरॉन से भी ग्रेटर है, तो ये दो। हाँ, तो देखो LIBE देन बी, ऐसा हो गया ना। तो मैंने क्या दिखाया कि लिथियम से ज्यादा बेरिलियम तो है ही, बेरिलियम बोरॉन से भी ज्यादा, बट ये तीनों से ग्रेटर कार्बन है, तो इसमें कुछ रॉन्ग नहीं, ऐसे भी लिखा रहता है बुक में, C देन O, है ना, C देन, ऐसे लिख दो N इज ग्रेटर देन, ऐसे ऑक्सीजन ऐसे नहीं जाएगा, तब क्या करेंगे हम लोग, ये ऑक्सीजन को भी इधर से हटाएंगे कि इससे ग्रेटर, ऐसे भी लिख सकते हो ना ये। और इन सबसे ग्रेटर क्या हो गया, फ्लोरीन, एंड देन नियॉन। हाँ अब बताओ, इसमें ऑर्डर क्लियर हो गया, तो ये इसी दो के लिए जाएगा। I1 कैसे लिख सकते हो, फिर Na के लिए लिख सकते हो, I1 नेक्स्ट पीरियड पे जाओ, तो लिथियम के नीचे सोडियम आता है, बोरॉन के नीचे क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आ जाता है, यहाँ भी वही एक्सेप्शन, देन कार्बन के नीचे नाइट्रोजन आ जाता है, देन ऑक्सीजन के नीचे, सॉरी कार्बन के नीचे क्या आता है, कार्बन सिलिकॉन, है ना, ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सेलेनियम, नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फॉस्फोरस, देन क्लोरीन, देन आर्गन, अच्छा रॉन्ग हो गया, हाँ सल्फर, सल्फर करेक्ट। देखो तभी सही लिखा हुआ है। जो मैंने नोट्स भेजे है ना, इसको बुकलेट से कुछ और पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो लिख देना,
प्लस जो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, ये नोट्स तो कॉपी करोगे, जो मैंने पीडीएफ बनाया अपना नोट्स बनाओगे ना, तो ये इसी नोट्स को बेसिस रखो। इसके अलावा जो बुकलेट में क्वेश्चन मिले हैं अच्छे क्वेश्चन, वो तुम्हें कॉपी कर लेना है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया किसका रेडियस से ज्यादा, वो कॉपी कर लोगे। प्लस बुकलेट का थियरी से जो तुम्हें पॉइंट मिला वो भी कॉपी करोगे। तो ऐसे जाकर तुम्हारा अपना नोट्स क्रिएट होता है। नहीं तो फिर केवल मेरे ही नोट्स रह जाएंगे। सबके अपने नोट्स होते हैं, जितने आईटीएन जाते हैं ना, सब अपने अपने नोट्स बनाते हैं। जिसका नोट्स जितना अच्छा होता है वो उतना आगे जाता है। और अपने हैंड राइटिंग में तुम्हें सबसे अच्छा नोट्स होता है, बहुत आराम से याद होता है। लिखते के साथ होता है, जैसे तुम नोट्स कॉपी कर रहे हो, लिख रहे हो ना, तो उसका कॉम्बिनेशन जब राइटिंग करते हो तो ब्रेन से हो, पता नहीं ब्रेन अपने आप कैसे लर्न करते जाता है। बट केवल एक पीडीएफ देखते रहो तो लर्न नहीं होगा। किसी भी चीज को देखो, तुम बुक को बार बार पढ़ोगे लर्न नहीं होगा, बट लिख के देखोगे तो लर्न हो जाता है। ओके बताओ, इसमें कोई डाउट है? डन। अरे म्यूट था वो, सार्थक ने कॉल कर दिया था वो कुछ। हाँ मतलब एक कॉल आ गया था तो फिर बात करने लगा था। बताओ, म्यूट हो जा रहा हूँ ना तो समझो कोई कॉल आ गया था। नो डाउट, क्लियर। ओके ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद देखो कौन सा हो गया। उसके बाद मैंने लिखा है कि इसके बाद जो हो गया ना, थर्ड में भी यही चलेगा, बट फोर्थ फिफ्थ में ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा। सोडियम के बाद पोटेशियम वाले में भी हो गया कि कैल्शियम इज ग्रेटर देन व्हाट, गैलियम, और आर्सेनिक इज ग्रेटर देन सेलेनियम। बट उसके बाद वाले में ये ट्रेंड एज इट इज रह जाएगा। तो पूछता नहीं है, जो मैंने बता दिया, बट उतना ऐसा है नहीं। ठीक है ना, लास्ट वाले में नो एक्सेप्शन, लास्ट दो पीरियड में। सिक्स पीरियड में नो एक्सेप्शन, फिफ्थ पीरियड में नो एक्सेप्शन, बट आज तक कभी कहीं पूछा नहीं बुक में। तो तुम्हें पूछता कौन सा है, पीरियड 2 और 3, यही दो रहता है। अब हाइड्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, तो हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा होता है, 13.6 इतना ज्यादा होता है कि H प्लस बनता ही नहीं है। क्रिप्टन हाइड्रोजन, कभी हाइड्रोजन का सुना है आयोनिक कंपाउंड? H प्लस Cl माइनस ऐसा होता है क्या? नहीं, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है H और Cl। हाइड्रोजन को तुम आयोनाइज नहीं कर सकते, इतना हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। राइट, तो उसका कोई भी कंपाउंड तुम्हें H प्लस के फॉर्म में नहीं दिखेगा। हाँ वो बात अलग है कि वाटर में डाल दोगे तो ये आयोनाइज हो जाता है, वाटर में ये ब्रेक हो जाता है H प्लस में, क्यों वो बाद में देखते हैं। वहाँ एक कंसेप्ट है हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ क्रिप्टन हाइड्रोजन हीलियम, क्रिप्टन सॉरी, क्रिप्टन हाइड्रोजन जेनॉन रेडॉन, इनका ही आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होता है। ये रिएक्ट विथ व्हाट, ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनके आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो ये रिएक्ट कर जाता है, बाकी सबके आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। हाइड्रोजन से कम वाला है तो हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो ये भी रिएक्ट करेंगे, तो ये भी रिएक्ट करते हैं। उसके बाद ये भी बताया हुआ है कि क्यों हुआ, वो एक्सप्लेनेशन जो हमने बताया वही सब लिखा हुआ है वहां पे। नाउ आई थिंक I2 नहीं दिया है क्या? नहीं दिया हुआ। चलो एक काम करो, I2 लिखते हैं। IE1 ऑफ LiBeBCNOF। ये इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, बस काम हो गया। LiBeBCONF, ये हो गया I1। I2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, और बार बार आता है। क्या ये ऑर्डर लिख सकते हो कि Li2 में क्या होगा? हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? इन द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? पीरियड में जाओगे तो इनर्ट गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। इनर्ट गैस का, वो आयोनाइज ही नहीं होते। और उसमें भी डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। मतलब हाईएस्ट किसका हो गया? हीलियम ना। लोएस्ट किसका होगा? अल्कली मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तुरंत आयोनाइज होता है, एयर मिलाओ तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में डालते हैं। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ना, तो लोएस्ट कौन सा होगा? सीजियम, राइट। फ्रांसियम की बात नहीं करते, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात ही नहीं करते। अब I2 का ट्रेंड बताओ। हाँ विघ्नेश बताओ, बोलो विघ्नेश।
आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ अविनाश। हाँ विघ्नेश बताओ। हाँ सर, वो लिथियम के आगे जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना वही ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे। फिर वो लिख लिथियम के का बताओ मुझे। रुको, वो मैंने ये बोला है कि ऐसे नहीं है, मुझे लगा डाउट है। इसे लिख के बताओ विघ्नेश। उसी क्या ऑर्डर में ऑर्डर? मुझे लिख के बताओ क्या है, क्योंकि अच्छा डिफिकल्ट है, ऑर्डर। सबको थोड़ा टाइम दो। सब 2-3 मिनट टाइम लो, वो चलेगा। बट इस पे एक बार अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये किसी से नहीं होता। जैसे प्रीवियस बैच में ही बता रहा था, केवल ये सानिका ने आंसर किया था। सानिका का 99.5% आया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी लोग से नहीं हुआ, बट वही एक बच्ची थी कि एक ही बार में कर दिया था उसने, सानिका ने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है, उसके बाद उससे ज्यादा ऊपर तो सब लेकर आए। बहुत सारे लाए, यश का लाया 99.91, रोनी लाया 99.99, दास का भी आया। उसके ऊपर बहुत लोग आए, मतलब ये नहीं हुआ कि क्वेश्चन ही आया तो आईटी में हुआ चाहे नहीं हुआ। बट मुझे नाम याद रह जाता है जो एक बार में कर दे। तो IE2 का कोई ऑर्डर कर सकता है क्या पूरा? लिखते चले जाओ ऑर्डर। थोड़ा टाइम लो, मैं बोलते रहूंगा तो कैसे करोगे? 2 मिनट टाइम लो, लिखो। सेम नहीं होगा तो पूछता क्यों ना।
ओके अटेम्प्ट तो लिया तुम लोगों ने, विघ्नेश ने, आयुष ने, प्रद्युम्न ने। ओके चलो अटेम्प्ट लिया, तब मैं बताऊंगा तो तुम्हें याद भी रहेगा, उसके बाद देखते हैं किसका राइट है। Li क्या था? अल्कली मेटल 2s1, इससे तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर जाता था। 2s1 के कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा आएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, 2s2, 2p2, 2p4, 2p3, 2p5। हाँ अब बताओ कि ये 2s1 के एक इलेक्ट्रॉन आता था तुरंत निकल जाता था। 2s2 जो बेरिलियम था, Ie2 के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो गया? 2s1 बन गया। बेरिलियम जो हो गया है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा? 2s1 बन जाएगा। 2s1 बन गया तो क्या आ जाएगा? वो लिथियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो ये इसके कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। अब बेरिलियम 2s1 हो चुका है। जो 2s1 है उसके बाद 2p1 आता है, तो 2p1 के कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा आएगा? जो पहले कभी 2p2 था, तो 2p2 कौन सा था? कार्बन था ना, तो इधर आएगा। देन 2s2 के कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा आएगा? जो पहले 2s2 2p1 था, बोरॉन। तो बोरॉन ही बेरिलियम के कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, वो 2s2 आ गया, तो ये यहाँ पे आएगा। अब 2p2 के कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा आएगा? जो पहले 2p3 था, कौन सा था? नाइट्रोजन था ना, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तब 2p2 बन गया, तो अब वो कार्बन जैसा बन गया, इधर आएगा। ऑक्सीजन जैसा कौन सा बन जाएगा? 2p4। फ्लोरीन, फ्लोरीन पहले 2p5 था, एक इलेक्ट्रॉन हटा के ऑक्सीजन जैसा 2p4 बन गया, तो ऑक्सीजन के पोजीशन पे आ जाएगा। तो नाइट्रोजन जैसा कौन सा बन जाएगा 2p3 के कॉन्फ़िगरेशन में? जो पहले 2p4 था, मतलब ऑक्सीजन अब नाइट्रोजन बन गया, इधर आ जाएगा। फ्लोरीन 2p5, इसमें क्या आएगा? नियोन आएगा ना। और जो लिथियम था वो हीलियम गैस चला गया, तो हीलियम तो सबसे ज्यादा है, हीलियम तो हाईएस्ट है ना, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है। ये 1s2 बन चुका है लिथियम, अब तो बाहर जाएगा ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब हीलियम जैसा हो गया, होगा ही नहीं। इसको इतना कैसे सोचे, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ा के लिख दो। लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम। बोरॉन के बाद एटॉमिक नंबर कार्बन। बेरिलियम के जस्ट बाद एटॉमिक नंबर वाइज बोरॉन। कार्बन के जस्ट बाद नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के जस्ट बाद फ्लोरीन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। फ्लोरीन के बाद नियोन। मतलब Ie3 लिखना होगा तो तुम्हें जस्ट एक एक बढ़ाते जाना। बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरॉन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, एक बढ़ा दो। बोरॉन के बाद कार्बन, एटॉमिक नंबर हाई करते जाओ। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है एटॉमिक नंबर वाइज? ऑक्सीजन। फ्लोरीन के बाद किसका आता है? नियोन। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन। यही होगा ना। अब यहाँ पे फिर वो आ जाएगा, लिथियम वाला पार्ट आ जाएगा तुम्हारा। थर्ड पीरियड से पूछा नहीं होता, इतने के बीच में ऐसा आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अभी एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ा के बस लिख दो, तुम्हारा काम हो जाता है। क्लियर है ये? किसका राइट था? किसने राइट किया था ये बताओ? हाँ, तो Ie2 लिखना इतना आसान नहीं है, अभी ही सोचना पड़ा ना। तो सोचो 1.5 साल बाद कितना इजीनेस रहेगा। जो रोज 2 घंटे रिवाइज कर रहे हैं उन्हें तो नींद में भी आंसर कर देंगे, बट जो लोग 2 घंटे डेली रिवाइज नहीं कर रहे हैं उनके लिए एकदम प्रॉब्लमेटिक है सब लिखना एग्जाम में, याद ही नहीं आएगा। हाँ, 2 रॉन्ग हुआ ना, एग्जाम तक कितना बार ट्राई करो कि हो जाए, बस एक ही सक्सेस का किया, मैं बार बार बोलता हूँ, रिपीटेशन रिपीटेशन एंड रिपीटेशन, ये सब याद हो जाएगा, काम हो जाएगा। ओके अब चले हम लोग डाउन द ग्रुप की बात करें। सब सही था प्रद्युम्न, लिथियम नाइट्रोजन गलत प्लेस हुआ था, ठीक है वो चलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब चलता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बता ही रहा हूँ कि ये 138 रैंक लाया, या 300 रैंक लाया, 400 किसी से नहीं हुआ, ठीक है ना, बट वो मैटर नहीं है, रैंक तो तुम्हारे आ ही जाएंगे। रैंक 1 से भी कई गलती होती है, बट वो बाद में प्रैक्टिस करके उसको लर्न कर लेते हैं। तो तुम्हारा काम है कि पहले बार में हो चाहे ना, वो मतलब नहीं है, प्रैक्टिस करके लर्न कर जाओ, हो गया। सब में वही काम होता है, हर सब्जेक्ट का एक ही रूल है। जैसे मेरे साथ इसमें मैं पढ़ाता था, तो कुंवर प्रदीप थे, तो कुंवर प्रदीप IIT गुवाहाटी से ही थे, तो केमिस्ट्री के ही थे, तो उनके एक सीनियर गए थे IAS का प्रिपरेशन करने, IAS में उनका अच्छा रैंक आया, तो फिर उन्होंने अपनी टेक्निक बाकी 4 लोगों को बताई कि कैसे पढ़ना है। तो वो 4 लोग गए,
वो अगले साल वो चारों आईएएस निकल गए। अब उनको देख के फिर अब ये कुंवर प्रदीप और इनके साथ 3 लोग और गए, अब पढ़ रहे हैं और वो बोल भी रहे कि आराम से आईएएस हो जाएगा। फिर मैं पूछा टेक्निक क्या है, सेम ओल्ड गुड मेथड, एक अच्छे अच्छे बुक पकड़ो, रट जाओ अच्छे से, सबकी कोई एक बुक पकड़ लो अच्छे से, इतने बार करो कि नींद में भी आंसर आने लगे तो कुछ भी आंसर हो जाता है फिर। और सब भी बताया टेक्निक, और सब भी थी, केवल इतनी छोटी नहीं, और भी टेक्निक थे, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली, तो सब नहीं पढ़ना है, एडिटोरियल का जो एक लेफ्ट हैंड साइड में आर्टिकल होता है वो पढ़ना है, बाकी सब कहाँ क्या हुआ किसने वो मैटर नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है सबका बस लाइन करो, मतलब 5 मिनट के अंदर न्यूज़पेपर खत्म हो गए, वो पॉइंट नोट्स पे आ जाना चाहिए। ऐसे ऐसे कई टेक्निक थी, वो बताया उन्होंने। बट ओवरऑल यही सबसे था, बाकी जो वो तो न्यू करंट अफेयर्स के लिए, जो करंट अफेयर्स पूछते हैं वो लोग इंटरव्यू में, और जो इसके लिए जैसे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का वही है कि एक बुक अच्छी वाली ये है, इसी को पकड़ के पढ़ जाओ, ऐसे वही चीज होगा। तुम्हें ये बार बार कहते हैं अपना नोट्स, तुम्हें नोट्स लर्न हो जाएगा, तो तुम्हें पूरे केमिस्ट्री के लिए अपना बुकलेट मोर देन सफिशिएंट, उसके क्वेश्चन लर्न है तो सब हो जाएंगे, बुकलेट कर जाओ, मेरे नोट्स कर जाओ, एनफ। इसके अलावा चाहिए तो नरेंद्र अवस्थी करो, और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक फिजिकल में काम नहीं करता एनसीईआरटी, पढ़ लो एक बार, वो तो काम नहीं करेगा। ओके, डाउन द ग्रुप की बात करें तो अर्नेसन नदी क्या होता है डाउन द ग्रुप? हाँ, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, यही था ना? क्यों? सेल नंबर बढ़ते गया तो इलेक्ट्रॉन अवे होते जाएगा, लिथियम में 2s1 क्लोज टू न्यूक्लियस है, सोडियम में 3s1 एकदम दूर चला गया न्यूक्लियस से, पोटेशियम में 4s1 और दूर है, वो आराम से निकलेगा, रुबिडियम और अवे चला गया है ना, सीजियम और अवे चला गया। इसका मैंने बोला था एक वीडियो देखने का, अल्कली मेटल रिएक्शन विद द वाटर, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद द वाटर, यूट्यूब पे देखोगे तो देखोगे लिथियम डाला तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हॉट वाटर में रिएक्ट करेगा, सोडियम तुरंत कैचेज फायर, पोटेशियम भी कैचेज फायर और फास्ट करेगा, रुबिडियम सीजियम तो एक्सप्लोड कर जाते हैं। तो सब देखने के बाद याद रहेगा कि हाँ, सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तुरंत एक्सप्लोड कर जाता है, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। अब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसकी बात करें तो ये दोनों का सेम साइज है ऑलमोस्ट, क्यों? किसी को याद है? लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन यही था ना, बट इसमें मोर प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है थैलियम में, तब क्या होगा? इसी तरह ये दोनों का सेम साइज था, ऑलमोस्ट सेम साइज, रीजन गैलियम में क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सब सेल ना, तो ये सब तो हम लोगों ने वहां पे लिख दिया था, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सब सेल, बट इसमें क्या होगा, मोर प्रोटॉन ना, तो दोनों का साइज सेम और इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम गैलियम का क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा ना, सोच लो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा ना। ओके, तो क्या ऑर्डर आएगा? तो इसका जब ऑर्डर लिखोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तो बोरॉन हाईएस्ट होगा, इतना ज्यादा कि जल्दी आयोनाइज ही नहीं होता, एल्यूमिनियम नीचे आएगा, गैलियम क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए था, बट ये ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्सेप्शन है, ये आईआईटी का फेवरेट एक्सेप्शन ना, तुम लोग के लिए आएगा ही आएगा। और इंडियम क्या होगा, नीचे जाएगा,
अजय मैं बोलता हूँ आएगा आएगा आ जाता है, सब बच्चे वही पूछते सर क्वेश्चन आप सेट करते हो क्या? नहीं, क्वेश्चन कोहिनूर बैच वाले सेट करते हैं, मैं वही चीज बताता हूँ आएगा ही आएगा, है ना। जो बार बार आईडी का पूछा हुआ है। तो थैलियम कहाँ पे जाएगा फिर? गैलियम इंडियम यहाँ से, ये थैलियम आ गया, हाईएस्ट बोरॉन होगा, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, देन थैलियम यहाँ पे चला है। तो लोएस्ट क्या हो गया? इंडियम। इंडियम का लोएस्ट होता ही बार बार पूछते हैं, याद कर लेना। लोएस्ट आना ऐसे नहीं तुम गेस ही नहीं कर सकते, या तो बोरॉन या थैलियम लिख के आ जाओगे, बट है कौन सा? हाँ, क्लियर हो गया अभी? सबको क्लियर है? यस, एवरीवन जस्ट राइट, क्या क्लियर? ओके, एक बार वापस सब पूरा स्क्रीन रुक गया था। अच्छा, इसमें ये बताओ क्या डाउट है, वो पूछो, वो इजी रहेगा हर्ष, रादर देन पूरा एक्सप्लेन करे। डाउन द ग्रुप क्या होता है? एल्यूमिनियम गैलियम का सेम साइज था, तो गैलियम में मोर प्रोटॉन है, तो उसका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गया, तो गैलियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा आ गया। और इंडियम और थैलियम में जाओगे तो फिर से इंडियम थैलियम का सेम साइज है, बट थैलियम में प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा है तो क्या होगा, थैलियम का ग्रेटर देन इंडियम आ जाएगा ना। तो कैसा आएगा, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। तो ये दो एक्सेप्शन मिल गया बीच में अचानक, गैलियम का ग्रेटर देन एल्यूमिनियम और थैलियम का ग्रेटर देन इंडियम। यही है ना? क्लियर हो गया? ओके, अब इसी तरह से ये पूछता है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड, ये लोएस्ट होगा। इधर आई क्या हो गया, इधर डिक्रीज हुआ और यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, तो टिन का लोएस्ट होगा, ये भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, देख लो। ओके, सबको क्लियर हो गया ये? इसका भी यही था, इसका रीजन क्या होगा, ये दोनों का ऑलमोस्ट सेम साइज, बट इसमें क्या हो गया, मोर प्रोटॉन, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसका बढ़ जाता। अब इसमें यही दिया हुआ है, ये एक्सेप्शन केवल किस ग्रुप के लिए हो गया, ये एक्सेप्शन वैलिड है केवल बोरॉन और कार्बन, बाकी सबके लिए नहीं है। बोरॉन एलियम गैलियम इंडियम थैलियम, ये अपने ग्रुप का लोएस्ट है ना। और इधर कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड,
ये अपने ग्रुप का लोएस्ट, इसके बाद के लिए नहीं है, उसके बाद ये सेम साइज नहीं होता है ना, केवल यही तक सेम साइड होता है। तो यही दो एक्सेप्शन है ग्रुप 13 एंड 14 में, तो डायरेक्ट लर्न होना चाहिए और कोई ग्रुप नहीं। इससे पहले 3D सीरीज उसमें भी आएगा लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो तुम 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ये है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। यही ट्रेंड हो गया ना। लोएस्ट वाले कौन सा हो गया, 4D, इंडियम, स्टैंडियम, यही तीन है, यही सब लोएस्ट है, 4D सीरीज, इंडियम और टिन। एस ब्लॉक के लिए वैलिड नहीं होगा, एस ब्लॉक में तो लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन आया ही नहीं, लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन तो डी ब्लॉक बाद में आता है, इसलिए देखो वहां पे लिखा हुआ है उधर एक्सेप्शन नहीं होगा। क्लियर। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में? आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, है ना, बट गोल्ड का अचानक बढ़ जाएगा सिल्वर से। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर का आयोनाइजेशन ग्रेटर होना चाहिए, वहां थोड़ा ये लिखा हुआ ना, कॉपर ग्रेटर देन सिल्वर ना। वेट करो मैं बताता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा एक बार नेट पे चेक कर लेते हैं, मालूम चल जाएगा। बट सिल्वर का ही ज्यादा होता है, क्यों ऐसा लिखा हुआ, कुछ गलती से लिख दिया। इसका डेटा नहीं मिल रहा है। आप मिल जाएगा, रुको। ठीक है, पूरे डेटा कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। मिल जाएगा तो देखता हूँ। हाँ मिल गया।
कॉपर का होता है 745, कॉपर है 745 एंड सिल्वर का है 731। कॉपर ग्रेटर देन सिल्वर होता है, ठीक है। वो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, तो पहले कॉपर से सिल्वर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो गया। तो हाँ वो सही है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं था, सही था, मैं ही थोड़ा सोचने लग गया था। और गोल्ड का सबसे ज्यादा हो जाता, गोल्ड हाईएस्ट हो जाएगा। इसका ऑर्डर जब लिखना होगा ना, देखो ऐसे है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यहां से यहाँ डिक्रीजेस, डिक्रीज हुआ, बट यहां से यहाँ इंक्रीजेस। इवन गोल्ड का ग्रेटर देन कॉपर एंड सिल्वर है, ठीक है। गोल्ड हाईएस्ट है, गोल्ड आयोनाइज नहीं होगा, आयोनाइज एनर्जी हाईएस्ट अमंग द ऑल कॉपर एंड सिल्वर। हाँ, तो इट इज ग्रेटर देन व्हाट, कॉपर, एंड कॉपर इज ग्रेटर देन सिल्वर। ओके, क्लियर हो गया सबको भी? हाँ, तो जो दिया हुआ नोट्स में सही है, कॉपर इज ग्रेटर देन सिल्वर देन गोल्ड। यस, ओके। इंडियम और टिन में, टिन का ज्यादा होगा क्या? इंडियन और एसएन में एसएन का ज्यादा होगा क्या? ग्रुप 6 हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रुप 6 3D से, हाँ ग्रुप 6 वाले का 4D 5D अचानक बढ़ जाता है, तो 4D सीरीज का कम होगा। ग्रुप 6 तुम बोल रहे हो, अच्छा ग्रुप 6 में पीरियड 6 सोचने लगा था। आनंदी कौन सा बोलियो? ग्रुप 6 कौन सा हो गया? क्रोमियम का तुम बोल रही हो, है ना? क्रोमियम का लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है? आनंदी क्वेश्चन क्लियर करो। हाँ, और शुभम का डाउट था इंडियन और टिन में, टिन का ज्यादा होगा ना? हाँ, तो इंडियन और टिन में, हाँ इन द पीरियड इंक्रीज है, इन द पीरियड इधर तो इंक्रीज करना ही है आयोनाइजेशन एनर्जी। वो नहीं पूछेगा इंडियन टिन, वो पूछ सकता है इंडियन और टिन में, इंडियन और टिन में टिन का ग्रेटर, वो तो सही है, वो कहाँ बोला, वो तो पीरियड में है ही, बढ़ता है। शुभम, एयू क्यों ज्यादा होता है? वही 3D से 4D और सीरीज और 5D सीरीज में लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो दोनों का सेम साइज हो जाता है, 4D सीरीज और 5D सीरीज का। और ये इफेक्ट कहां तक जाता है? बोरॉन तक और कार्बन की फैमिली तक। बोरॉन का एंड में जो है और कार्बन के फैमिली में जो एंड में है, वहां तक ये इफेक्ट जाता है लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन का। तो पूरे 4D सीरीज 5D सीरीज का सेम साइज है, उधर इंडियम थैलियम का है और उधर टिन और लेड का है। तो जब सेम साइज हो गया तो सब जो होता है पूरा 4D सीरीज वाले का ही हाईएस्ट, तो 4D सीरीज तक कम आ जाता, लोएस्ट आता, फिर इंक्रीज हो जाता। हाँ, अभी क्लियर हो गया ना? ये सारे डाटा क्लियर है जो भी दिया हुआ था? ओके, ये कर लिया। उसके बाद, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ, इन केस ऑफ कॉपर वैलेंस सेल कहां से हुआ, क्यों सिल्वर गोल्ड का ग्रेटर देन सिल्वर आया, ये सब लिखा हुआ था। हाँ, अब बताओ, ये क्वेश्चन आते रहता है, Na और Mg, I1 किसका ज्यादा है? I1 इन द पीरियड इंक्रीजेस ना, Na से ग्रेटर Mg है। रीजन क्या है? ये 1:2 है, सॉरी ये 3s1 है और ये 3s2 है। तो 3s1 3s2 में क्या था? 3s2 का ग्रेटर था ना। I2 किसका ज्यादा होगा? अब मैग्नीशियम पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो कम हो जाएगा देन सोडियम। ये क्वेश्चन आते रहता है, क्यों? अब ये 2p6 में चला गया, 2s2 2p6, ये जस्ट लाइक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ना। तो एक तो ये क्वेश्चन आते रहता है, और ये कौन सा है? 3s1। अब नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी देखना, अभी था क्वेश्चन, हर जगह मिलेगा तुम्हें ये, और बार बार आता भी है, किसका ज्यादा होगा? I1, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन?
और Ie2 बाद में। पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसका ज्यादा था, 2p3 हाफ फील्ड था ना, तो ज्यादा स्टेबल था, तो इसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते तुम जल्दी, तो 2p4। हाँ, तो नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। बस Ie2 की बात करें तो नाइट्रोजन 2p2 हो गया, ऑक्सीजन 2p3 हो गया, तो ऑक्सीजन अब नाइट्रोजन जैसा आ गया ना। हाँ, तो ये 2p2 चला गया, तो अब 2p3 का ग्रेटर था ना, हाफ फील्ड ऑफ ऑक्सीजन बन गया। ये भी आता रहता है, देख लो दिया हुआ है नोट्स में। हाँ, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक, ये कम ही आता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो लिखा हुआ है, इसको अवॉइड भी कर सकते हो, डी ब्लॉक में करेंगे। फिर क्या दिया हुआ है देखो, स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक, SC TiV CrMnFe, ये क्या था, यहाँ तक साइज आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीजेस, यहां से यहां तक आई इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद FeCO NiCuZ, यहां तक आई क्या हो गया, ऑलमोस्ट सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम था, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम होगा। और यहाँ कॉपर से जिंक में क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, 4:3D10 है ना, तो अचानक लास्ट में इंक्रीज हो जाता है। तो पहले आई क्या होगा, इंक्रीजेस, फिर ऑलमोस्ट सेम, फिर इधर आ गया। तो ये डी ब्लॉक वाला डेटा है। आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड इंक्रीजेस ना, तो इंक्रीज हुआ, बट इधर इंक्रीज हुआ स्टार्टिंग में, बाद वाले में ऑलमोस्ट इंक्रीज ही होगा, मतलब यहां से यहां तक लगातार इंक्रीज होगा, बट ऑलमोस्ट सेम होते हुए बाद में एक बार फिर से इंक्रीज हो गया कॉपर से जिंक जाने में, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है, 4:3D10। उसके बाद एक और पॉइंट दिया हुआ है जो कि अभी तक कभी आया नहीं कहीं पे, फिर भी नोट्स में लिखा हुआ है। कौन कौन सा, Ie2 किसका ज्यादा होगा, क्रोमियम ग्रेटर देन Fe देन Mn, अनइंपॉर्टेंट है, बट है क्या। Ie2 मतलब क्या होता है, क्रोमियम 4s1 3d5, क्रोमियम क्या होता है 4s1 3d5, तो Ie2 के लिए Cr+ बन चुका है, मतलब 4s0 3d5, ये तो हाफ फील्ड हो गया ना, तो इसका कंप्लीटली ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। आयरन क्या होता है 4s2 3d6, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो क्या होगा, ये बन चुका है 4s1 3d6, ऐसा है ना। और मैंगनीज किस में आ गया, 4s2 3d5, तब ये 4s1 3d5 में, यही है ना। तो ये हाफ फील्ड है, इसलिए स्टेबल हो चुका है, तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे। और ये Mn से Mn+ बन जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, है ना, ये Mn2+ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4s0 3d5, तब तो स्टेबिलिटी मिल जा रही है ना इसको, इसलिए मैंगनीज तुरंत एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्योंकि 3d5 बन के स्टेबल हो जाएगा वो, Mn का सबसे कम होगा देन आयरन। तो क्रोमियम का ज्यादा क्यों था, Ie2 मतलब सब Cr+ Fe+Mn+ की बात कर रहे हैं, है ना। Ie2 ऑफ क्रोमियम मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं हम लोग, तो क्रोमियम 3d5 है, हाफ फील्ड है, तो जल्दी बाहर नहीं आएगा। और मैंगनीज 4s1 3d5 है, तो अल्कली मेटल जैसा बिहेव करेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो स्टेबल होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलना चाहता है, तो मैंगनीज का लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी था, आयरन बीच में आएगा ना। Ie2 ऑफ कॉपर और जिंक की बात करें, Ie1 किसका ग्रेटर था, कॉपर एंड जिंक। कॉपर क्या था 4s1 3d10, और ये 4s2 3d10, तो जिंक का ग्रेटर है। बट Ie2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक, क्यों, अब ये 3d10 हो चुका है, और ये 4s1 3d10 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो आराम से देगा ना कि जिससे स्टेबल हो पाए, और ये 3d10 से निकालना है। ओके,
I3 की बात करें, MnCrF, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यही एडवांस में तुम लोग के टेस्ट में आया तो आया, ये सब ये तो कुछ भी नहीं आएगा, ये सब अनइम्पोर्टेंट है थोड़ा। I3 क्या होगा, हर बुक में है भी नहीं, जितने भी देखोगे 4:3d5 होता है। मैंगनीज क्या होता है 4:3d5। तो जब I2 3 की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं हम लोग, तब तो ये 3d5 बन चुका ना। अब निकालना इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा। क्रोमियम का क्या था 4s1 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो क्या होगा 4s0 3d4 ना। आयरन का क्या है 4s2 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अभी ये 3d6 है। तो इससे एक हटाओगे फिर 3+ बना दिया तुमने, ये 3d5 बन के स्टेबल होगा ना, इससे आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, और ये ऑलरेडी स्टेबल है तो इससे जल्दी बाहर नहीं जाने वाला। इसलिए मैंगनीज ग्रेटर देन क्रोमियम देन Fe। इंपॉर्टेंट है चाहे नहीं है, अब इसमें डाउट जो है वो पूछ लो। क्लियर हो गया, यस विंगनेस, गुड। बट ये सब फैक्ट जो लास्ट वाला बताया ना, इसको रिटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके गुड, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वाला कर रहे हैं हम लोग आज का लेक्चर। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, पीरियोडिक टेबल देखना है ना, सब इसी से रहेंगे बहुत सारे। ओके तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ये सब निकल जाता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा मतलब मेटालिक हो गया, तुरंत आयोनाइज हो रहा है। आयोनाइज मेटल का क्या काम है, आयोनाइज होना। लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर, और हाइयर आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयोनाइज नहीं हो रहा है तो नॉन मेटालिक हो गया, उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की। तो क्या दिया एप्लीकेशन में देखो, मेटालिक प्रॉपर्टी is inversely related to ionization energy। हाई ionization energy मतलब कम मेटालिक, लो ionization energy मतलब ज्यादा मेटालिक। यही है ना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा मेटल, और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल। इधर क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, इधर क्या होगा मेटल से किधर जाएगा नॉन मेटल की ओर ना। ना इसके बाद एक आ गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इंटरेस्टिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जब पी ब्लॉक के लिए हैवियर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक और हैवियर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, तो जो नीचे वाले एलिमेंट पड़ जाते हैं ना, दो वैलेंसी कम शो करते हैं। जैसे 13th ग्रुप है उसका क्या होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसमें सब 3-3 बॉन्ड बनाएंगे BCl3 AlCl3, बट लास्ट वाले जो होते हैं ना इनर्ट पर इफेक्ट से, वो ये कितना बॉन्ड बना गया 3 बॉन्ड्स +3 BCl3, एल्यूमिनियम AlCl3, AlCl भी बनता है बट AlCl बनेगा NH2np1 ऐसे है ना। यहाँ पे क्या होता है 3D सीरीज 4D और यहाँ पे 5D सीरीज, यही है ना। तो 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज। तो गैलियम दोनों बनाना स्टार्ट करता है +3 एंड +1, बट मोर स्टेबल क्या होगा +3 ही होगा। इंडियम भी दोनों बनाएगा +3 +1, राइट, बट मोर स्टेबल क्या होगा +3। और यहाँ पे थैलियम क्या होगा +3 +1 दोनों होगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ तक आ जाएगा कि +3 इज ग्रेटर देन +1, ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। बट नीचे वाले के लिए +1 की स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन +3। यहाँ क्या हो गया थैलियम में जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये होता है 6s2 4f14, यहाँ 4f सीरीज आ गया ना, यही गड़बड़ कर रहा है, राइट। 5d10 6p1,
तो ये जो होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f, 6s इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्लोजर टू न्यूक्लियस। क्यों? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है ना, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इससे क्या होगा, जब क्लोजर टू न्यूक्लियस हो गया तो बिकम्स इनर्ट, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं जाएगा। थैलियम में चले जाओ तो 6s2 में है वो, और 4f भी है, तो 4f 6s2 4f 14, 4f का इतना पुअर शील्डिंग इफेक्ट है कि 6s एकदम क्लोज आ जाता है। इसीलिए 4d सीरीज 5d सीरीज का सेम साइज था ना, इंडियम और थैलियम का सेम साइज है, तो थैलियम का साइज इंडियम का बराबर ही है, जबकि उसमें क्या है 6s2 है। तो 6s वाले इलेक्ट्रॉन इतने क्लोज टू न्यूक्लियस आ जाते हैं कि वो बाहर ही नहीं जाते, तो थैलियम एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो +1 +3 दोनों बनाएगा, बट +1 इज मोर स्टेबल देन +3, राइट। तो स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग तो ये ऐसे है, नोट्स में देखो क्या दिया, +3 गैलियम में दिखाया हुआ +3 +1, बट सर्कल करके दिखाया, मोर स्टेबल को सर्कल कर दिया गया, तो +3 इज मोर स्टेबल देन +1। इंडियम में भी +3 इज मोर स्टेबल देन +1, यही है ना। अब कार्बन के ग्रुप में चले जाओ, कार्बन कितना बनाता, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, GaCl3 और GaCl दोनों बनेगा, बट ज्यादा स्टेबल क्या है, +3। InCl3 InCl ज्यादा स्टेबल है, बट लास्ट में जब लिखोगे तो TlCl3 लेस स्टेबल देन TlCl, लास्ट वाले में Tl+ ही ज्यादा स्टेबल है, +1 ज्यादा स्टेबल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटाओ तो ज्यादा स्टेबल होता है। Tl+ इज मोर स्टेबल देन Tl3+। ऊपर से सब +3 3 बॉन्ड बनाते हैं, बट लास्ट वाला एक ही बॉन्ड बना के स्टेबल होगा। उसी तरह कार्बन में देखो तो कार्बन में +4, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन सबके 4 बॉन्ड स्टेबल होंगे, CCl4 SiCl4 GeCl4 SnCl4, बट लेड में 2 ही बॉन्ड स्टेबल होगा, PbCl2, +2 विल बी मोर स्टेबल। ग्रुप 15 में जाओ, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, तो ऊपर वाले चारों के लिए +5 ज्यादा स्टेबल है, बट नीचे जाओगे तो बिस्मथ आएगा, तो बिस्मथ में +3 ज्यादा स्टेबल है, यही है ना। अब बिस्मथ के आगे उसने लिखा है पोलोनियम स्टैटिन रेडॉन, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उनकी बात ही नहीं करते हम। तो सबसे लास्ट वाले 3 ही ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट मेनली शो करेंगे, इंडियम सॉरी थैलियम, लेड और बिस्मथ। उसको देखो लास्ट में पूरे एक बड़े से बॉक्स में दिखाया हुआ, थैलियम +1 शो करेगा, सब +3 शो कर रहे हैं, तो थैलियम +1 शो कर रहा है ज्यादा स्टेबल, लेड +2 शो कर रहा है, और बिस्मथ +3 को ज्यादा स्टेबल कर रहा है। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर आया कैसे। अब +3 +1 क्यों हुआ, NH2 NP1, तो बाकी सब के सब क्या करेंगे इसमें, हाँ ये तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा, तो ये BCl3 बनाएगा, ये होगा ना, और ये क्या बना देगा, AlCl3 बना देगा, और ये क्या बनाएगा, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाए या तीनों बाहर जाए, ये होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन बनाया बाहर जाएगा तो GaCl NP1 वाला बाहर गया, तो या NH2 भी बाहर चला गया तो GaCl3। इसी तरह इंडियम भी +3 +1 दोनों आ गया, मतलब या तो तीनों बाहर चले गए या एक बाहर गया, बट थाइलियम के लिए एक ही बाहर जाता वही स्टेबल है, मतलब Tl+ इज मोर स्टेबल देन व्हाट, Tl3+। तो नीचे जाने पे 2 वैलेंसी कम शो किया ना, सब +3 शो कर रहे हैं यहाँ तक, बट ये +1 ही शो कर रहा है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन सब 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो लेड 2 ही बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी सब 5 बॉन्ड बना रहे हैं, तो बिस्मथ 3 ही बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड कम बनाते हैं इधर, यही है ना। तो इसको ऐसे दिखा सकते हो, वो पूछता है कि स्टेबिलिटी कैसे गया, B3+ मोर स्टेबल देन Al3+, देन रॉन एल्यूमिनियम गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम, थैलियम का 3+ लेस स्टेबल होगा, बट +1 बोला जाए तो डाउन द ग्रुप बढ़ते जाएगा स्टेबिलिटी। इसका रीजन क्या था, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम में यहां तक तो आ गया, इधर यहाँ पे क्या होता है, इसका कंफिगरेशन लिखोगे तो कितना होगा, 4s2 3d10, यही है ना, ये 5s2 4d10, और ये 6s2
4f14 5d10, तो ये इनर्ट हो जाते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर ही नहीं जा रहे। इसमें क्या हो गया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एन एफ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबसेल। अब कार्बन की बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसमें क्या दिया हुआ था, NH2 NP2, या तो ये दो बाहर जाए तब तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, ये दो ये भी निकल जाए तो चार। तो कार्बन क्या बनाता है, CCl4। इसके लिए स्टेबल क्या है, +4, एग्जाम्पल CCl4, यही है ना। सिलिकॉन +4 +2 दोनों बनाता है, बट ये सब के लिए क्या होगा, +4 इज ग्रेटर देन +2। लास्ट वाले के लिए केवल दो बॉन्ड कम बनाता है, +2 इज ग्रेटर देन +4। तो क्या होगा, गैलियम भी क्या होगा, +4 +2 दोनों बनाएगा, मतलब GeCl4 भी बनेगा और GeCl2 बनेगा, बट GeCl4 ज्यादा स्टेबल है। सिमिलरली इसका भी वही है, SnCl4 SnCl2 दोनों बनेगा, बट ज्यादा स्टेबल कौन सा है, +4 वाली स्टेबल होंगे, ऊपर के लिए हमेशा +4 स्टेबल है, बस एक लास्ट वाला गड़बड़ कर रहेगा। इसमें क्या होगा, PbCl2 PbCl4 इज लेस स्टेबल देन PbCl2, ये ज्यादा स्टेबल है। मतलब इतना ज्यादा है कि PbCl4 को 50 डिग्री पे भी हीट कर दो ना तो PbCl2 बन जाता है, वापस आ जाएगा वो, +4 से +2 आने लगता है। इसको क्या बोलोगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यही NH2 इनर्ट हो जाता है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। सिमिलरली नाइट्रोजन में जाओ, नाइट्रोजन में क्या होता है, सब 5-5 बॉन्ड बनाया तो इसमें 3 ही बॉन्ड बना रहा है, क्यों, उसका 6s2 इनर्ट हो गया। क्लियर हुआ अभी। यस, विघ्नेश, हर्ष, महेश, सब ने यस बोला, और लोगों का आंसर बताओ, क्लियर हुआ सबको। यस, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो जब +4 की स्टेबिलिटी बुला जाए तो C+4, ऐसे जाओगे तो क्या आ गया यहाँ पे, लेड का +4, +2 बोलोगे तो नीचे की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसे होगा ना। सिमिलरली नाइट्रोजन में लोगे तो +5 की स्टेबिलिटी बढ़ते चली गई, कहाँ, बिस्मत तक, पूरा ग्रुप लिखोगे। और +3 की पूछ दे तो ये पूछेगा ऐसे, तो +3 बिस्मत की ओर जा रहा है स्टेबल, +3, ओके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से आ जाता है। तो तीन ही मेन है जो कम शो कर रहे हैं, लास्ट, सबके लास्ट वाले, बोरॉन का लास्ट वाला थैलियम, इधर लेड और इधर बिस्मत, यही तीन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसमें दो बॉन्ड कम बना के स्टेबल हो रहे हैं। क्लियर। तो कहीं पूछे कि ये क्या होता है, जैसे Pb4+, ये तो लेस स्टेबल है, किसमें जाना चाहेगा, Pb2+ में, इसको दो इलेक्ट्रॉन लेके तुरंत Pb2+ बनेगा। तो कहीं Pb4+ बन जाए तो दो इलेक्ट्रॉन तुरंत कैप्चर करना चाहेगा, तो खुद रिड्यूस होगा, तो वर्क करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। उसी तरह कहीं Bi+5 मिल जाए तो उसका यूज करेंगे हम लोग, क्यों, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने लगता है, फिर तो Bi+5 उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो रिड्यूस होगा ना, तो खुद क्या वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह Tl+3 कहीं मिल गया तो हम लोग के लिए और अच्छा है, क्यों, +3 में अनस्टेबल है, दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके इधर स्टेबल होना चाहेगा, तो इट वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब Sn है +2, लेस स्टेबल है, उसके लिए ज्यादा स्टेबल क्या है, +4, 3 के लिए तो +4 ही ज्यादा स्टेबल था ना, इधर से इधर जाकर तुरंत ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हर जगह SnCl2 को देखोगे रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं हम। ये क्लियर हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा रिड्यूसिंग। ओके, अब इसका एप्लीकेशन पार्ट में चले हम लोग, छोड़ो एप्लीकेशन पार्ट। यहाँ पे जो मैंने अभी भेजा था ना, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी के 5-10 क्वेश्चन होंगे, वो बताओ तो जल्दी से, आज हो गया तो बेटर होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी,
26 का आंसर, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्यों? हाँ ये बताया था अभी, सेकंड पीरियड का ग्रेटर होता है, क्यों? ये कंप्लीटली फिल्ड सबसेल है और एल्यूमिनियम क्या होता है? 3p1 होता है और ये 3s2 था। एक्सेप्शन था ना ये ग्रुप 2 ग्रुप 13 में। इसका एक रीजन ये भी था कि एस इज फाउंड क्लोजर टू न्यूक्लियस और पी अवे होता है। आंसर सी होगा ना। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम पर्टेन्स टू द रिमूवल ऑफ पी इलेक्ट्रॉन विच इज रिलेटिवली इजी। वो अवे हो जाता है, न्यूक्लियस अवे चला गया ना पी, और एस क्लोज आ जाता है। 27 बताओ। IP1 और IP2 दिया हुआ 178 348। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन दोनों ऐड कर दो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1 IP1, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में 178, दूसरे को निकालने में 348, दोनों ऐड करके जो आंसर आएगा वही होगा ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर ऐड करने में, दोनों निकालने में कितना लगेगा? 348 प्लस 178 28। इंटरेस्टिंग। आएगा ये क्वेश्चन, बार बार आता है 28 वाला, एक आना ही आना। देखो जब इनर्ट गैस पहुंच जाएगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाएगा। जैसे सोडियम का आयोनाइज करना एक इलेक्ट्रॉन बहुत ईजी है, बट दूसरा बहुत टफ है ना, क्योंकि इनर्ट गैस बन गया। तीसरा निकाल लोगे फिर वो, दूसरा निकल गया ना तो हेलोजन जैसा हो गया तो निकल जाएगा, एक बार ब्रेक हो गया स्टेबिलिटी तो। क्लियर? तो जो भी इनर्ट गैस बनेगा उसका एलिमेंट, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी अचानक हाई होगा। जैसे मैग्नीशियम पे जाओ तो मैग्नीशियम का क्या होगा? I1 से ज्यादा I2 और I3 बहुत ज्यादा हो जाएगा अचानक, क्यों? तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। सिमिलरली ग्रुप 3 में चले जाओ, ग्रुप 13 में बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, चौथा का गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वाले ग्रुप में जाओगे तो 4 इलेक्ट्रॉन तो निकाल दोगे, फिर इनर्ट गैस बन जाएगा, पांचवा में बहुत हाई होगा। तो एक सडन जंप दिखेगा। ये क्वेश्चन सही से समझ के रखना, बार बार आता है। कहां पे सडन जंप दिख रहा है? हाँ वो सडन जंप है 7.1 14.1। वो तो ठीक है, I1 से I2 जाओगे तो बढ़ना ही था, I3 में और बढ़ गया, 14 से 34 हो गया, I4 में और बढ़ गया, सब में 10-10 बढ़ते जा रहा है। अचानक पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, 46 से सब में 10-15 बढ़ रहा था, तो यहाँ सीधे 100 बढ़ गया। मतलब पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल से। तो 4 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, तो किस ग्रुप का होगा? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन या लेड में से कोई होगा। देख लो ग्रुप, उस ग्रुप से कौन सा है। सिलिकॉन है ना। ओके नेक्स्ट बताओ, मैक्सिमम एनर्जी किस में लगेगा? 29 का आंसर लिखो। 29 का बी। ओके हाँ ठीक है, सब बी लिख रहे हो तुम लोग। 29 का बी क्यों होगा? M2 प्लस M3 प्लस, तो ये I3 हो गया ना। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन को बाहर करना। हाँ तो बी होगा। 30 बताओ। थर्टी का भी बी। ओके 30 कौन सा हो गया? 30 ऑर्डर बता सकते हो 30 में? 3p1 3p3 3p2 4p3। तो 4p3 तो डाउन द ग्रुप गया, तो वो तो तुरंत आयोनाइज होगा फोर्थ पीरियड का। नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होते जाता है तो आयोनाइज होगा। तुम्हें ये 3 में ही देखना होगा, ABC में। तो 3p1, हाँ 3p2 3p3, 3p3 क्या था? हाफ फील्ड वाला था, तो ज्यादा स्टेबल होगा ना, बी होगा। ओके 31 बताओ। बस 3 क्वेश्चन और है, कर लो ये। फर्स्ट IP ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन फर्स्ट IE ऑफ Mg। एल्यूमिनियम 3p1 था, मैग्नीशियम 3s2 था, ये एक्सेप्शन था ना। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है? लेस देन ये था, तो करेक्ट था, तुम्हें इनकरेक्ट बताना है। कौन सा रॉन्ग है? तो ये तो सही था, अभी याद नहीं हुआ होगा, थोड़ा रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। उसी तरह IE2 का भी मैंने ऑर्डर बताया।
छोड़ो, इसको इसको कर क्या हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसका कर लेंगे।